हेलो बच्चों। अब इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखो, मैंने आपको पहले समझाया है कि डीएनए जो है ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये एक पॉलीमर है और ये मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बना हुआ है। और उस मोनोमेरिक यूनिट का नाम क्या है? न्यूक्लियोटाइड। उस मोनोमेरिक यूनिट का नाम क्या है? न्यूक्लियोटाइड। तो क्या है बच्चों इस मोनोमेरिक यूनिट का नाम? न्यूक्लियोटाइड। इस मोनोमेरिक यूनिट का नाम क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अब देखो, आप हम लोग ये देख रहे हैं कि इस न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोजिशन, मतलब न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो। एक तो इसमें होता है शुगर, इसमें होते हैं नाइट्रोजन बेस, और थर्ड याद रखो इसमें होता है फॉस्फोरिक एसिड। मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? फॉस्फोरस, सिंपल अगर बोलेंगे। ठीक है, तो अब एक एक से हम लोग डिटेल में इन स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो सब में पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं शुगर को, फिर उसके बाद नाइट्रोजन बेस को, फिर फॉस्फोरिक एसिड को देखेंगे। चलो देखो बच्चों, तो सब में पहले अब हम लोग जो बात कर रहे हैं कि ये जो शुगर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो शुगर प्रेजेंट है, और से सुनो बच्चों क्या बता रहा हूं मैं। ये जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो शुगर प्रेजेंट है वो शुगर पेंटोज शुगर होती है। कौन सी शुगर है? पेंटोज शुगर है। और इस पेंटोज शुगर का नाम है राइबोज शुगर। अगर अगर ये डीएनए है, अगर ये डीएनए है तो इसमें जो शुगर होगी वो शुगर होगी डीऑक्सी राइबोज। और अगर यही आरएनए है तो ये शुगर होगी राइबोज। ये शुगर क्या होगी? राइबोज। ठीक है, तो सब में पहले हम लोग राइबोज को समझने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ में हम लोग डीऑक्सी राइबोज भी समझ में आ जाएगा। चलो ठीक हो। नेक्स्ट सर, ये जो राइबोज या डीऑक्सी राइबोज शुगर है ये पेंटोज शुगर है। और ये इसको और स्पेसिफिकली अगर बोलेंगे, जो आपने बायोमोलिक्यूल का कंसर्न लेते हुए अगर बोला जाए तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ये अल्डोपेंटोज है। ये कौन सी शुगर है? अल्डोपेंटोज शुगर है। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि ये जो राइबोज शुगर है इसमें एक, मतलब ये जो रिंग स्ट्रक्चर है इसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन अगर किसी रिंग में प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग फ्यूरानोज रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फ्यूरानोज रिंग बोलते हैं। बच्चों क्या बोलेंगे उसको? फ्यूरानोज रिंग बोलेंगे। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए राइबोज शुगर के बारे में। तो क्या बोला मैंने? बोलो कि राइबोज शुगर अगर प्रेजेंट है तो वो आरएनए होगा, अगर डीऑक्सी राइबोज शुगर है तो वो डीएनए होगा। और वो कौन सी शुगर है? अल्डोपेंटोज शुगर बोलेंगे। और इसमें फ्यूरानोज रिंग होती है। कौन सी रिंग होगी? फ्यूरानोज रिंग होगी। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। चलो देखो, अब मैं यहां पर पहले आपको राइबोज का स्ट्रक्चर निकाल के समझाता हूं, फिर हम लोग डीऑक्सी राइबोज को समझ लेंगे। ठीक है, देखो अभी देखो बच्चों, राइबोज शुगर की अगर बात करेंगे तो अब मैं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर निकाल के बता रहा हूं आपको राइबोज का कैसे स्ट्रक्चर होता है। देखो, तो राइबोज शुगर की अगर बात करेंगे, कंसेप्चुअली समझाने वाला हूं मैं बहुत सारी चीजें। आज बहुत सारी बातें आपको नहीं पता चलेंगी, इसलिए कंसंट्रेशन से सुनते चलो। देखो, राइबोज शुगर जो है ना, इसमें मैंने क्या बोला? 1 ऑक्सीजन है और 4 कार्बन होते हैं इस तरह से। ठीक है, और 5वां जो कार्बन है वो बाहर होता है, मतलब रिंग के बाहर कार्बन होता है। वो 5 नंबर का कार्बन जो होता है बाहर होता है। अब देखो सर, यहां पर और एक बात समझो कि अगर कार्बन नंबर 1 पे, मतलब देखो नंबरिंग दे रहा हूं मैं, 1 2 3 4 और 5। अगर कार्बन नंबर 1 पे अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप ऊपर प्रेजेंट होता है, ऊपर के साइड में, तो इसको बीटा शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बीटा शुगर। मतलब डीएनए के अंदर जो शुगर प्रेजेंट है वो बीटा शुगर प्रेजेंट है, बीटा डी शुगर बोलते हैं हम लोग उसको। नेक्स्ट, अब जो हाइड्रोक्सी सेकंड नंबर पे देखो, यहां पर OH होता है और अंदर इस तरह से H होगा। यहां पर OH होगा, यहां पर H होगा, और यहां पर H होगा, और यहां पर CH2OH होगा। याद रखो बच्चों, जब भी CH2OH 5th कार्बन पे लिखेंगे तो इसी तरह से लिखोगे तो आपको समझने में आसानी होगी। अलर्ट बैठ के सुनो, अभी मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, कंसेप्ट समझो। देखो, ये राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है। तो बताओ बच्चों कि इस राइबोज शुगर में कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है? तो आप देखोगे कि सर यहां पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप यहां पर है, तीसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप यहां पर है, और चौथा हाइड्रोक्सी ग्रुप यहां पर है। ठीक है,
सर ये जो राइबोज शुगर है, इस राइबोज शुगर की अगर बात करेंगे हम लोग, गौर से सुनिए अभी आप, कि इस राइबोज में कार्बन नंबर 1 जो है, इसका हाइड्रोक्सी जो है ना, वो एंगेज हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा किसके साथ बॉन्ड बनाने में, नाइट्रोजन बेस के साथ बॉन्ड बनाने, नाइट्रोजन बेस। और ये जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, अब जो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, गौर से सुनिए बच्चों, कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं, ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये एंगेज हो जाएगा बॉन्ड बनाने में किसके साथ, फॉस्फोरिक एसिड के साथ। और 3 नंबर का हाइड्रोक्सी ग्रुप एंगेज हो जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए आने वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ। तो बताइए बच्चों कि यहां पर कौन कितना हाइड्रोक्सी ग्रुप ओपन रह गया, एक। देखो ये वाला हाइड्रोक्सी ग्रुप किसी के भी साथ एंगेज नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, राइट। गौर से सुनिए, तो इसका मतलब क्या है सर, अगर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐसे ही रहेंगे तो ये कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता होगा। इसीलिए अब इस हाइड्रोक्सी ग्रुप में का जो ऑक्सीजन है वो रिएक्टिव है। इस हाइड्रोक्सी ग्रुप का ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टिव है। तो अब इस रिएक्टिव ग्रुप को हटाना लगेगा, क्या करना लगेगा, रिएक्टिव ग्रुप को हटाना लगेगा। इसीलिए तो जब हम लोग डीऑक्सीराइबोज शुगर की बात करते हैं तो उसमें हमने क्या देखा कि सर ये भी पेंटोज शुगर है, इसमें यहां पर OH है, यहां पर H है, यहां पर H है, इधर भी H है, यहां पर OH है और यहां पर CH2OH है, यहां पर क्या है, CH2H। तो कंसेप्ट समझो बच्चों, क्या बताना चाह रहा हूं मैं, कि सेकंड नंबर का ऑक्सीजन रिएक्टिव है, जो रिएक्टिव रहने के वजह से इसमें अनस्टेबिलिटी आ सकती है। तो अनस्टेबिलिटी को कम करना और स्टेबिलिटी को लाना, इसके लिए यहां का ऑक्सीजन हटा दिया गया। इसीलिए हटाने को हम लोग क्या बोलते हैं, डी। नहीं है, हटा दिया, डी। क्या, ऑक्सीजन, किसमें से, राइबोज शुगर में से, इसको बोलेंगे डीऑक्सीराइबोज। क्या बोलेंगे इसको, डीऑक्सीराइबोज। अब आपकी एनसीईआरटी क्या लिख रही है, 2 तो दूसरे नंबर क्या मतलब ऑक्सीजन निकाल दिया। अब समझ गए क्यों डीऑक्सीराइबोज शुगर बनाया गया। तो सर अब हमको समझ में आ रहा है कि हमको राइबोज से डीऑक्सीराइबोज बनाया गया, मतलब रिएक्टिव से स्टेबल बनाया जा रहा है। इसीलिए तो अब जो पहले लेक्चर में जो मैंने आपको समझाया था कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए। क्यों, क्योंकि आरएनए अगर जेनेटिक मटेरियल होगा तो वो रिएक्टिव है, और अगर वो रिएक्टिव है तो वो अपने अंदर म्यूटेशन करा लेता है फास्ट। और कोरोना के पीरियड में हम लोगों ने देखा कि सर कोरोना वायरस क्यों इतने जल्दी म्यूटेट हो रहा था, क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। तो हम लोग आरएनए से मतलब राइबोज से डीऑक्सीराइबोज में शिफ्ट हो गए। तो इसका मतलब और एक क्लियर हो गया सर बायोमोलिक्यूल के हिसाब से कि सर इस राइबोज का इंपेरिकल फार्मूला C5H10O5 है, और डीऑक्सीराइबोज का इंपेरिकल फार्मूला C5H10O4 है। तो सर इंपेरिकल फार्मूला में फिट नहीं बैठ रहा है, लेकिन फिर भी शुगर है। इसीलिए हम लोग इंपेरिकल फार्मूला के हिसाब से अब शुगर को डिनोट नहीं करते। बहुत कंसेप्चुअल बातें समझा दिया मैंने आपको, तो क्लियर हो गया अभी ये डीऑक्सीराइबोज और राइबोज क्या है। अगर डीऑक्सीराइबोज की बात करेंगे तो वो डीएनए में प्रेजेंट होगा, अगर राइबोज शुगर की बात करेंगे तो वो कहां प्रेजेंट होगा, आरएनए में प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब और एक क्लियर हो गया कि सर ट्रायल एंड एरर बेसिस पे, मतलब पहले जो जेनेटिक मटेरियल आया वो आरएनए है। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। मतलब क्या है कि सर फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल रिएक्टिव था, तो उसमें स्टेबिलिटी लाना था, इसीलिए राइबोज का कन्वर्जन कैसे कर दिया गया, डीऑक्सीराइबोज में। तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए, लेकिन यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल डीएनए।
यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। यहां तक अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब और एक बात क्लियर हो गई सर, क्या कि ये जो राइबोस शुगर है, इस राइबोस शुगर को नाइट्रोजन बेस अटैच होगा और इस राइबोस शुगर के कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजन बेस अटैच होगा और इस राइबोस शुगर पे कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा, मतलब फॉस्फोरिक एसिड अटैच होगा। तो यहां पर मैंने आपको क्या समझा दिया? राइबोस के बारे में अब हम लोग क्लियर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग जो समझने जा रहे हैं वो है नाइट्रोजन बेस। अब हम लोग क्या समझेंगे? नाइट्रोजन बेस। चलो देखो बच्चों, गौर से सुनने की कोशिश करो कि नाइट्रोजन बेस हम लोग क्या समझना चाह रहे हैं। देखो अभी नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, तो नाइट्रोजन बेस मैंने बताया था आपको कितने तरह के हैं? 2 तरह के होंगे। एक को क्या बोला हम लोगों ने सर? हम लोगों ने बोला प्यूरीन, प्यूरीन, और एक को बोला पिरिमिडीन या पायरिमिडीन, जो भी बोलना। तो याद रखो कि ये जो प्यूरीन है और ये पायरिमिडीन है, ये नाइट्रोजन बेस है। इसका मतलब सर ये हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, हेट्रोसाइक्लिक है। इसका मतलब क्या है सर? ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है लेकिन हेट्रोसाइक्लिक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कार्बन, और मतलब कार्बन के अलावा भी अदर ग्रुप प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट सर ये एरोमेटिक है। क्या है ये? एरोमेटिक होते हैं। कैसे होते हैं ये? एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिसिटी की वजह से भी स्टेबिलिटी आती है, एरोमेटिसिटी की वजह से भी स्टेबिलिटी आती है। गौर से सुनो अभी, प्यूरिन जो है ये, इसके अंदर 2 रिंग स्ट्रक्चर होंगे और पायरिमिडीन में 1 रिंग स्ट्रक्चर होगा। ये समझने की कोशिश करो बच्चों अच्छे से। नेक्स्ट सर प्यूरिन जो होता है इसमें 1,3,7,9 पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। 1, 3, 7, 9 पोजीशन पे क्या होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। उसी तरह से पिरिमिडीन की अगर बात करेंगे तो 1 और 3 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होगा? नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। गौर से सुनो बच्चों, अब प्यूरिन की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा? एक तो एडेनिन होगा, एडेनिन, और एक तो क्या होगा? ग्वानिन होगा, एडेनिन और ग्वानिन होगा। और पिरिमिडीन की अगर बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली क्या होगा? साइटोसिन होगा और थायामीन होगा। और अगर आरएनए है तो थायामीन रिप्लेस होकर यूरासिल हो जाएगा, यूरासिल होगा। अब और एक बात समझो बच्चों, क्या बोल रहा हूं मैं, कि प्यूरिन में जो है, जब राइबोस शुगर के साथ अटैच होगा तो कार्बन नंबर 1 ऑफ राइबोस शुगर और नाइट्रोजन नंबर 9 इनके बीच में एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। और पिरिमिडीन की अगर बात करेंगे तो कार्बन नंबर 1 और नाइट्रोजन नंबर 1 के बीच में इनमें क्या बनता है? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, इतना तो बेसिक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। देखो अब बच्चों आपने क्या करना है, आपने अभी आपकी ब्लैंक पेज ओपन करके जैसे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं वैसे आपने बनाने की कोशिश करना है और बिल्कुल आपको आ जाएगा। आप मैं जैसे कर रहा हूं वैसे ही आप लोगों ने बोर्ड पे निकाल रहा हूं, वैसे आप नोटबुक पे भी निकालो, अटेंटिव बैठा करो अभी आप। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? प्यूरिन की बात करेंगे। तो प्यूरिन में मैं पहले बेसिक एक पिरिमिडीन रिंग निकाल रहा हूं। देखो तो मैंने क्या बोला अभी आपको, ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब ये एक इस तरह से अगर मैंने स्ट्रक्चर निकाला तो इसको बोलेंगे बेंजीन। क्या बोलेंगे इसको? बेंजीन। लेकिन ये होमोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब मैंने क्या किया, यहां पे नाइट्रोजन अटैच कर दिया। क्या अटैच कर दिया? नाइट्रोजन अटैच कर दिया। तो अब देखो ये हो गया हेट्रोसाइक्लिक रिंग। अब उसी तरह से अगर मैं इधर पिरिमिडीन निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं? पायरिमिडीन। ठीक है, तो अब इसमें अगर बात करेंगे हम लोग तो यहां पर भी सर सेम स्ट्रक्चर होगा। देखो तो यहां पर ये भी क्या है? बेंजीन। अब यहां पर क्या लगाया मैंने? नाइट्रोजन। क्या लगा दिया? नाइट्रोजन। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर है। तो दोनों में भी पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर है। अब यहां पर आपने मैंने बताया था सर कि प्यूरिन में 2 रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब इसके साथ में और एक 5 मेंबर्ड रिंग वाली 5 मेंबर्ड मतलब 5 मेंबर्ड रिंग्स प्रेजेंट होती है और इस 5 मेंबर्ड रिंग का नाम है इमिडाजोल। क्या नाम है इसका? इमिडाजोल। क्या नाम है इसका? इमिडाजोल। अगर ये इमिडाजोल है तो अब ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, इसको बोलेंगे प्यूरिन। और ये क्या है? पिरिमिडीन। अब समझ गए बच्चे अच्छे से? ये क्या है? प्यूरिन और ये क्या है? पिरिमिडीन। तो प्यूरिन के अंदर क्या है? एक पिरिमिडीन प्लस इमिडाजोल। तो यहां पे लिख देता हूं मैं
प्यूरिन का मतलब क्या है, पिरिमिडीन डीन प्लस इमिडाजोल, इमिडाजोल, ये दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोल रहे हैं, पिरिमिडीन प्लस इमिडाजोल, इसको मिलाकर क्या बोल रहे हैं हम लोग, प्यूरिन। और ये बेसिकली क्या स्ट्रक्चर है, पिरिमिडीन स्ट्रक्चर है। अब आपको अगर ये स्ट्रक्चर आपने निकाला होगा नोटबुक पे, तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर इसकी नंबरिंग देखो बच्चों कैसे होती है, नंबरिंग समझने की कोशिश करना है आप लोगों ने, ठीक है। देखो यहां पे लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबरिंग इसी तरह से करनी है आपने। नेक्स्ट यहां की जो नंबरिंग होती है ये 1 2 3 4 5 6, इसकी नंबरिंग ऐसी करना है आपने, इसकी नंबरिंग ऐसी करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट सर, अब ये स्ट्रक्चर, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर मैंने इसके 6 नंबर के कार्बन पर अगर अमाइनो ग्रुप अटैच कर दूं, क्या ग्रुप अटैच कर दूं, अमाइनो ग्रुप, तो अब ये स्ट्रक्चर बन जाएगा एडेनिन। क्या बन जाएगा ये, एडेनिन। तो सर अब एक काम करो सर, मैं आप करके बताओ हमको। तो देखो, तो यहां पर अगर NH2 अगर देख लगा देंगे तो अब ये क्या बन जाएगा, बोलो अब ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, एडेनिन। क्या बन गया, एडेनिन। तो सर अब हम लोग आसानी से एडेनिन का केमिकल नेम भी लिख सकते हैं, 6 अमाइनो प्यूरिन। क्या हो गया इसका नाम, बोलो 6 अमाइनो प्यूरिन, अमाइनो प्यूरिन, ठीक है। 6 अमाइनो प्यूरिन का मतलब क्या होता है कि सर वो एडेनिन है। अब देखो नेक्स्ट सर, अब नेक्स्ट प्यूरिन में और दूसरा स्ट्रक्चर किसका आता है, बोलो, वो आएगा ग्वानिन। अब ग्वानिन में क्या करना है, देखो आपने 2 नंबर पे ऑक्सीजन लगाना है, ऑक्सो ग्रुप अटैच करेंगे, और यहां पर जो है क्या बोलेंगे, 6 नंबर पे जो है ना, पहले ऐसे लिखता हूं, 2 नंबर पे अमाइनो ग्रुप अटैच करेंगे और 6 नंबर पे ऑक्सो ग्रुप अटैच करेंगे। क्या कर दिया मैंने, देखो कि 2 नंबर पे अमाइनो, ये ग्रुप यहां पर लाना है और यहां पर ऑक्सीजन अटैच करना है, बस। तो क्या हो गया, देखो यहां पे लिख करके बताता हूं आपको स्ट्रक्चर, देखो इस तरह से फिर से, देखो इधर देखो बच्चों, इस जगह पे मैंने क्या कर दिया, ऑक्सीजन अटैच कर दिया, और इस जगह पे मैंने क्या कर दिया, अमाइनो लगा दिया। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया, ग्वानिन का। तो अब इसको ऐसे बोल सकता हूं मैं, 2 अमाइनो 6 ऑक्सोप्यूरिन। देखो क्या बोल रहा हूं, याद करो बच्चों, 2 अमाइनो 6 ऑक्सोप्यूरिन, 2 अमाइनो 6 ऑक्सोप्यूरिन, 2 अमाइनो 6 ऑक्सोप्यूरिन। ये किसका स्ट्रक्चर है, ग्वानिन का। और एडेनिन का स्ट्रक्चर तो आपको पता चल गया, क्या स्ट्रक्चर है सर, 6 अमाइनो प्यूरिन मतलब एडेनिन है। तो अब देखो बच्चों, अगर आप कंसंट्रेशन से सुन रहे हो और पिछले टॉपिक आपके क्लियर होंगे, तो आपने पढ़ा होगा कि साइटोकाइनिन को एनसीईआरटी बोल रही थी कि 6 फरफ्यूरिल अमाइनो प्यूरिन डेरिवेटिव है काइनेटिन। याद करो अभी आप, मतलब क्या है, वही ये एडेनिन डेरिवेटिव था, वो एडेनिन डेरिवेटिव है। यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं आपको पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर बताता हूं, चलो देखो बच्चों, इसको कट कर रहा हूं मैं अभी आपको समझाने के लिए, ताकि जगह चाहिए अच्छी, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर पिरिमिडिन का जब स्ट्रक्चर है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर निकाला हम लोगों ने पिरिमिडिन का, बेसिक स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं पिरिमिडिन का। तो देखो मैं आपको 3 पिरिमिडिन पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो राइट, अलर्ट बैठ के सुनो। देखो बच्चों, अब तीनों स्ट्रक्चर में आपने क्या करना है, नंबरिंग मैंने कैसे दिया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सभी पे सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन लगा देना है। मतलब देखो तीनों भी जगह पर क्या लगा दिया, ऑक्सीजन, ठीक है। अब गौर से सुनो मैं क्या बता रहा हूं, देखो अब मैंने यहां पर लगाया फिर से डबल बॉन्ड O, क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड O। अब ये स्ट्रक्चर है यूरासिल का, किसका स्ट्रक्चर है ये, यूरासिल का। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या, देखो कि 2,4 डाइऑक्सोपिरिमिडिन, 2,4 डाइऑक्सोपिरिमिडिन, ठीक है, 2,4 डाइऑक्सोपिरिमिडिन। उसी तरह से देखो अब इस स्ट्रक्चर में क्या करना है कि यहां पर फिर से डबल बॉन्ड O लगा देना है। तो ये दोनों तो स्ट्रक्चर सेम दिख रहे हैं सर। अब देखो ये दोनों स्ट्रक्चर में सिर्फ यहां पर क्या करना है, मिथाइल ग्रुप अटैच करना है, CH3। क्या अटैच करना है, CH3। अगर आप यहां पर CH3 अटैच कर दोगे तो अब ये क्या हो जाएगा, बताओ मुझे। अब इसको बोलते हैं थायमीन। ओके, तो थायमीन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2,4
4 डाइऑक्सो 5 मिथाइल पिरिमिडीन। या तो एनसीईआरटी क्या लिख रही है इसको, 5 मिथाइल यूरासिल। क्या लिख रहे हैं एनसीईआरटी, 5 मिथाइल यूरासिल। 5 मिथाइल यूरासिल ये क्या है सर, थायमीन है। 5 मिथाइल यूरासिल क्या है, ये थायमीन है। अब सिर्फ ये क्या है, अब यहां पर क्या रहेगा, साइटोसिन। तो साइटोसिन में क्या करना है आपने, सिर्फ इस 4th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप अटैच करना है। क्या ग्रुप अटैच करना है, अमाइनो ग्रुप अटैच करना है। अगर अमाइनो ग्रुप अटैच कर देंगे हम लोग यहां पर, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया किस तरह से स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 ऑक्सो 4 अमाइनो पिरिमिडीन। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया बच्चों, साइटोसिन का। ठीक है, कितना आसान हो गया देखो अब आपके लिए, कि बस क्या करना है मैंने आपको ट्रिक के हिसाब से बता दिया है। और थोड़ा सा अभी आप लॉजिक लगाकर भी समझ सकते हैं। देखो अब ये साइटोसिन जो है ना, ये ग्वानिन के साथ जाकर अटैच होने वाला है। मतलब जब बॉन्ड बनाएगा डीएनए में तो ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो अब यहां पर वहां पर ग्वानिन में देखो, इस जगह पर डबल बॉन्ड ओ है और इस जगह पर अमाइनो ग्रुप है। मतलब अपोजिट जगह पर होंगे तभी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है आसानी से, इसलिए उनमें वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहां तक क्लियर हो रहा है अच्छे से, ये चीजें समझ में आनी चाहिए आपको। अगर ये समझ में आ रही है तभी ठीक है। अब नेक्स्ट एक ही पॉइंट बचा हुआ है और वो क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, और एक बात समझो बच्चों कि इस नाइट्रोजन बेस के वजह से डीएनए जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर सकता है। किसको एब्जॉर्ब कर सकता है, अल्ट्रावायलेट रेज को। स्पेसिफिकली 260 नैनोमीटर की जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो एब्जॉर्ब कर सकता है डीएनए। किसके वजह से, नाइट्रोजन बेस की वजह से। अब जो आखिरी पॉइंट बचा हुआ है वो क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, गौर से सुनिए बच्चों अच्छे से। फॉस्फोरिक एसिड को क्या लिखते हैं हम लोग, H3PO4। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, P डबल बॉन्ड O, OH और OH। तो देखो क्या हो रहा है, H3PO4। देखो इधर H3PO4, राइट। अब देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं, सर एक OH 5th कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में एंगेज है, याद करो, राइबोस शुगर में, राइट। दूसरा हाइड्रोक्सी ग्रुप ये नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, और ये किसके साथ, राइबोस शुगर के साथ, राइबोस शुगर के साथ, या तो डीऑक्सी राइबोस शुगर के साथ। अब बचा क्या, एक OH हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब ये एसिड है, तो इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या है, सर ये अपने H+ को छोड़ देगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसीलिए बच्चों डीएनए के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। क्यों निगेटिव चार्ज है, क्योंकि इसके वजह से निगेटिव चार्ज आता है, फॉस्फोरिक एसिड की वजह से। एक तो एसिडिक नेचर इसी की वजह से है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आ रहा है, इसी की वजह से आ रहा है, सॉरी निगेटिव चार्ज इसी की वजह से आ रहा है। अब कॉन्सेंट्रेशन से समझो, इसीलिए डीएनए को जब हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस पे मूव कराएंगे तो ये डीएनए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस बायोटेक्नोलॉजी में मतलब ये किसके तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। किसके तरफ जाएगा, ये एनोड की तरफ जाएगा। और ये किसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब एनायन बोलेंगे हम लोग, एनायन एनोड की तरफ जाता है। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों। तो ये अब हम लोगों ने 3 स्ट्रक्चर प्रॉपरली पढ़ लिए हैं। तो देखो बच्चों, अब इन 3 स्ट्रक्चर को अगर हम लोग असेंबल कर देंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी का नाम न्यूक्लियोटाइड होगा। उसी का नाम क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड एक के साथ एक के साथ एक के साथ अरेंज करते जाएंगे तो इसकी एक लॉन्ग चेन बनेगी। इसी को पॉलीमेरिक चेन बोलेंगे, इसी को पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। ठीक है, अब इस कैसे ये न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनता है और कैसे ये पॉलीमेरिक चेन बनती है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।